हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद टीचिंग क्लासेस। सो आप सभी लोगों को पता है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे और जो लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब आपको केवीएस की एग्जाम की तैयारी करनी है। तो केवीएस की एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपने सिलेबस चेक किया होगा और सिलेबस मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने सिलेबस के टॉपिक्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है और आपको थोड़ा बहुत ये भी बताया कि आप कहां से ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमें ये जानना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि वहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि इस सिलेबस से हम अपनी तैयारी किस तरीके से करें, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, कितनी डिफिकल्टी लेवल से पूछ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पीआरटी 2018 का जो केवीएस का पेपर है उसका पेडागोजी वाला सेक्शन। ठीक है, तो हम पेडागोजी वाला सेक्शन ही यहाँ पर कवर करेंगे। तो पेडागोजी सेक्शन के जो आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे पीआरटी लेवल पर 2018 में केवीएस के एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, यानी शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते, इसमें कौन बाधाएं क्रिएट करता है, आपको ये देखना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहले तो आपको 4 ये ऑप्शन दिए, इसके बाद ये है आपके ऑप्शन। ठीक है, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, लिंग भेद, सर्वजननीय विद्यालय प्रणाली या शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो देखिए, आर्थिक स्थिति में अंतर बिल्कुल है, इसकी वजह से हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। लिंग भेद की वजह से भी हमें डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। सर्वजननीय विद्यालय प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम से आपकी असमानता नहीं आती, ये तो समानता लाने का एक सिस्टम है। ठीक है, और शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस होता है, ये भी है। तो ए बी डी आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आप देखेंगे तो टॉपिक यहाँ पे कौन सा पूछा गया है, इक्वल राइट्स की बात हुई है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी यहाँ पर बात हुई है। तो 2 आपके टॉपिक से मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इक्वल एजुकेशनल राइट्स की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, या सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो देखिए, इसमें से लैंग्वेज कॉम्पिटेंस यानी कि भाषा समर्थता बढ़ाने के लिए आपका उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी होता है, भाषा उपयोग और निर्माण की क्षमता भी होता है, और सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना भी होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन पे, लिटरेसी पे और सोचने पे और कम्युनिकेशन पे, इन सब चीजों पे दिया जाता है जोर। लेकिन शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, इनहैंसिंग वोकैबुलरी क्वांटम, ये स्कूल का काम नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? संकलनात्मक परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो देखिए, यहाँ पर आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्यों फेल हुए, यानी कि आप वजह पता करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो रही है, नैदानिक परीक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग से आपका क्वेश्चन है, जो इनोवेशन एंड टीचिंग से रिलेटेड आपका टॉपिक होता है, जिसमें आप माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ते हैं, वहां से आपका एक क्वेश्चन है। बेसिकली आप इसे ब्रॉडली टीचिंग में रख सकते हैं। ठीक है, टीचिंग में आपका ये टॉपिक आता है। कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। तो माइक्रो टीचिंग हमेशा स्किल्स डेवलप करने के लिए की जाती है, तो विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। तो एक टीचर ज्यादा इफेक्टिव कहलाएगा अगर वो बच्चे को लर्निंग में हेल्प करता है या लर्निंग में मास्टरी गेन करने में हेल्प करता है, यानी वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन करेक्ट। फिर है आपका, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है?
अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों का पूरा करना, कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो आपको अर्ली प्राइमरी ईयर्स जो आपके होते हैं उसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ानी है, तो वहां पर आपको किस तरह के एफर्ट करने पड़ेंगे, तो वहां आपको देना पड़ेगा संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, यानी एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड ये टॉपिक, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी कैसी होगी, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप किस तरीके के मेथड्स यूज करेंगे, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। ठीक है, सामाजिक और संवेगात्मक यानी इमोशनली और सोशली जो मेच्योर पर्सन होता है उसका एक गुण इसमें से कौन सा नहीं है। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो देखिए, एक सोशली मेच्योर पर्सन और इमोशनली मेच्योर पर्सन, ये तो होगा उसमें कि वो विनोद प्रिय हो सकता है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। फिर तनाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखेगा, बिल्कुल होगा। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य समझेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक परिपक्वता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी सामाजिक अपेक्षाएं आपसे की जा रही हैं आप हमेशा हर चीज को माने और उसी को अपना प्रमुख लक्ष्य बना रहे हैं कि आपको दूसरों को हमेशा संतुष्ट करना है। ये गलत है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन ये होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। और दुश्चिंता अंतर्द्वंद की अपेक्षा मुक्त होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। तो जब आप किसी सिंबॉलिक स्टिमुलाई यानी कोई प्रतीकात्मक आपको उद्दीपन दिया उसके प्रति आपने इमोशनल रिस्पॉन्स दिया, भावनात्मक आपने एक संवेगी अनुक्रिया दे दी, संवेगी एक रिस्पॉन्स दिया है, आपने रिएक्ट किया है, तो आपके अंदर क्या है, किस चीज का परिणाम है, परिपक्वता का, अधिगम का, समायोजन का, तो वर्धित इंद्रिय बोध का। तो ये होगा आपका इंक्रीज्ड सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, सिंबॉलिक स्टिमुलाई है, आपने उसे देखा है, परसीव किया है, उसके बाद आपने उसके ऊपर इमोशनली रिएक्ट किया है। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे, जो आप क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे और 58 देखेंगे जो हमने डिस्कस किए, कहीं ना कहीं आपके इमोशनल डेवलपमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हुए, तो आप देखेंगे किस पॉइंट पे आधारित नहीं है। पहला है शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, या योग्यता आधारित सामूहिकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे तो आधारित है, लेकिन किस पे आधारित नहीं है, फोर्थ वाले पे आधारित नहीं है। किसी भी तरीके से आपको बच्चे को श्रेणियों में नहीं रखना है, बच्चे को कैटेगराइज नहीं करना है, ग्रुपिंग नहीं करनी है इस तरीके से। तो आपका योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है। ठीक है, तो जनरली जो एक पुरुष के अंदर जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, महिला के अंदर जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, जेंडर भूमिका, जेंडर समानता, जेंडर असमानता, जेंडर रूढ़ धारणा। तो ये क्या होंगे आपके, जेंडर भूमिका होगी, जेंडर रोल्स। तो जेंडर वाला जो आपका टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी आप इसको पढ़ते हैं। जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर डिस्पैरिटी क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और आजकल जो बात होती है कि हम स्पेसिफिक जेंडर रोल्स में बच्चों को प्लेस ना करें। ठीक है, हर काम हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, टीचिंग मेथड से आपका ये क्वेश्चन है, तो क्या एक टीचर का रोल में नहीं आता या क्या टीचर का एक कार्य नहीं है। समस्या की स्थिति का निर्माण करना, समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे आपके आएंगे, लेकिन समस्या की स्थिति का निर्माण करना ये टीचर का काम नहीं होता है। ठीक है, प्रॉब्लम है, टीचर हेल्प करेगी बच्चों को प्रॉब्लम को समझने में, टीचर ये भी हेल्प करेगी बच्चे उसके सोल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करेगी, लेकिन समस्या का निर्माण करना टीचर का काम नहीं है। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है और वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया, चरण, अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है। आख्यान, वाक्यगत जागरूकता, आपातिक पठन,
या स्वानिकी बोध। तो एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है और जो फोटोज या पिक्चर्स जो उसमें बनी हुई है उसको क्लू की तरह यूज करके वो कहानी को बता रहा है। तो ये क्या है आपका, ये इमर्जेंट रीडिंग है, आपत्तिक पठन है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? ठीक है, तो CAI नहीं है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, अनुशिक्षण, ट्यूटोरियल, कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, प्रतिरूपण, मॉडलिंग या आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो इसमें से मॉडलिंग आपका करेक्ट आंसर है। तो मॉडलिंग में क्या होता है, बंदूरा के द्वारा दिया गया है, इस बच्चे जो है किसी चीज को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो ये नहीं होगा। बाकी सब में आप CAL यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। तो किसी ने रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है, उसको आप किस तरह से बताएंगे, किस तरह से उससे डील करेंगे। विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना या व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो यही इसका सही आंसर होगा कि पहले आप बच्चे के सामने फिर से व्याख्या करेंगे और उसे दोबारा उत्तर देने का मौका देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये आपकी जीन पियाजे की थ्योरी की जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर बेस्ड है। मैच द फॉलोइंग में दे रखा है, नीचे 2 सेट दिए गए हैं, सेट 1 है, सेट 2 है। यहाँ पर आपकी स्टेजेस दी हैं, यहाँ पर उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं दी है, तो आपको मैच करना है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें आता है आपका ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद। मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका आता है रिवर्सिबल थिंकिंग, ठीक है। और आपका जो फॉर्मल ऑपरेशन यानी आकारिक संक्रियात्मक है उसमें आता है आपका डिडक्टिव थिंकिंग यानी कि निगमनात्मक चिंतन, ठीक है। देख सकते हैं आप मैच द फॉलोइंग दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ साइड में एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रखे आपका कौन सा होगा भाई, ए के साथ आपका आ रहा है 2, ए के साथ आ रहा है 2, बी के साथ आ रहा है आपका 3 और सी के साथ आ रहा है आपका 1 और डी के साथ आ रहा है 4। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। तो सामाजिक परिपक्वता को आपको बेस्ट कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता या व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट आप इसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होता है, अपनी खुद की जो आवश्यकताएं हैं और जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनमें एक हाई डिग्री का कोरिलेशन हो या इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सोशलाइजेशन वाला टॉपिक जो है उसको आपको सोशल मैच्योरिटी वगैरह कवर करते हुए पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ इमोशनल सोशल दोनों टाइप की मैच्योरिटी की बात हो रही थी, तो आप इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। तो अधिगम अंतराल यानी कि आपकी जो लर्निंग गैप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको ठीक करना, तो ये किसके द्वारा किया जाता है। टीम अध्यापन, विमर्शपूर्ण अध्यापन, उपचारी अध्यापन, पुनर्अध्यापन। तो ये होता है आपका उपचारी अध्यापन से यानी रेमिडियल टीचिंग से। देखिए सबसे पहले होती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और उस पर भी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे क्वेश्चन आया था। और उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करने के बाद यानी आप पहले देख लेते हैं, पहचान लेते कि कहां पर लर्निंग गैप है, बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद आप देते हैं उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमिडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। तो एक स्कूल करिकुलम को आप बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग किए जाने वाली सभी सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट या शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म है, थ्रू आउट द ईयर जो कुछ भी एक्टिविटीज बच्चा करता है, वो कितनी भी एक्टिविटीज हो, ठीक है, सिर्फ हम क्लासरूम में बैठ के जो पढ़ रहा है वही नहीं, उसके अलावा भी जो भी एक्टिविटीज स्कूल में उसके लिए प्लान की गई है एक एकेडमिक ईयर में, वो सब पूर्ण रूप से जब हम एक साथ लेते हैं उसका पूरा सेट, वही आपका करिकुलम होता है। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। हेरिडिटी का इफेक्ट कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है डेवलपमेंट के ऊपर। आनुवांशिकता यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे,
यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जा सकते हैं। तो देखिए हेरिडिटी डिटरमाइन करती है, हेरिडिटी ये बताती है कि हम कहां तक जा सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो। ठीक है, ये इसका आंसर है, हम कहां तक जा सकते हैं। बाकी तो हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा, जिस तरह का हमें एनवायरमेंट मिलेगा उस तरीके से हमारा पोटेंशियल डेवलप होगा। लेकिन हेरिडिटी बहुत हद तक ये डिटरमाइन कर देती है या फिर ये बता देती है कि हम कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री TLM की व्यवस्था करना। तो देखिए एक मल्टी लेवल सिचुएशन है, तो मल्टी लेवल सिचुएशन का एग्जाम्पल आपको देखिए कहां देखने को मिल रहा है, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। ठीक है, जब अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग पे बच्चे हैं लेकिन आपको उनको सबको साथ लेके चलना है, तो किस तरीके से आप करेंगे। तो बहुस्तरीय स्थिति ये हो गई आपकी मल्टी लेवल सिचुएशन, जिसमें आपको डील करना है और सबको लेके चलना है। तो यहाँ हमारे PRT लेवल के 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस लेते हुए चली थी, आपको टॉपिक्स बताते हुए चली कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमने PRT डिस्कस किया है। अब आने वाले वीडियोस में हम TGT और PGT का जो आपका पेडागोजी का सेक्शन आया उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको वहां भी क्वेश्चन का लेवल समझ में आए कि आपको किस तरीके से तैयार करना है इन टॉपिक्स को। आज की वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।